भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके उदय के कारणों में की आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों के ऊपर विचार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के जो सबसे प्रमुख कारण हैं, उसमें जो पहला महत्वपूर्ण कारण है वह है सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। वैसे तो यह विद्रोह असफल रहा, परंतु असफल मतलब होता है कि मतलब सफल नहीं हो पाया। उसमें क्या है, भारत के लोग जीत नहीं पाए, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर जमकर अत्याचार किया। बहुत से लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, बहुत से लोगों को जेलों में ठूंस दिया। इन अत्याचारों से जनता के जो मन में अंग्रेजी शासन के प्रति एक असंतोष हुआ और इसके कारण वो अंग्रेजों के प्रति एक घृणा का भाव रखने लगे और यही घृणा का भाव आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक कारण बना। अब हम दूसरे जब कारण की बात करते हैं तो वो है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन। इसको हम धर्म सुधार आंदोलन या सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में भी देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने हमारे समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने का काम किया, जिसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों ने किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की थी तो वो थी राजा राममोहन राय की। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त सती प्रथा के बारे में जान रही हो ना, कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो इसको दूर करने का काम किसने किया? राजा राममोहन राय ने। इसके साथ ही छुआछूत में क्या था कि जो नीची जाति का है उसके साथ लोग बैठते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे, उसको मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता रहा। इन सब बुराइयों को दूर करने का काम भी राजा राममोहन राय ने किया। जाति भेदभाव, मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों को उन्होंने समाज में एक तरीके से कुरीति के रूप में बताया और उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने इसके लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। इसीलिए राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? निर्माता कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है ना कि आधुनिक भारत का निर्माता कौन है, तो आधुनिक भारत का निर्माता कौन है? राजा राममोहन राय हैं। राजा राममोहन राय के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ये हम दूसरे कारण में चर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है? ये ध्यान रखना कि तुम इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको पढ़ लोगी या सुन भी लोगी तो चीज़ों को उसको हिसाब से तुम लिखना, ठीक है? तो इसमें दूसरी भूमिका किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। उन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। और दयानंद सरस्वती ने किसकी की? आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसके विरुद्ध भी आंदोलन चलाया, जिसमें मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसको आर्य समाज का ग्रंथ कहते हैं। उसका नाम जानते हो? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था उसका? ये किसने लिखा था? हाँ, ये किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और उन्होंने लिखा कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी राज्य की तुलना में वह बुरा ही होता है। तो हमें अपना राज्य चाहिए, हमें विदेशी राज्य
नहीं चाहिए। इस तरीके से उन्होंने भारतीयों में जो है राजनीतिक चेतना का संचार किया। यहाँ तक कि विवेकानंद, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में, विशेषकर यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। सन 1893 में अमेरिका का एक शहर है शिकागो, वहाँ पे वो विश्व धर्म संसद में शामिल हुए और वहाँ पे जो उन्होंने लोगों को संबोधित किया वो अपने आप में एक इतिहास था। उसके बाद लोगों ने भारतीय संस्कृति को और भारतीय सभ्यता को उस नज़रिए से देखना शुरू किया जैसे पहले वो आलोचना की दृष्टि से देखते थे। अगला जो प्रमुख कारण है वो है भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण मतलब भारत को कमजोर बनाना आर्थिक रूप से। तो ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय समाज के शोषण के कारण भी भारतीयों के मन में ब्रिटेन के प्रति या अंग्रेजों के प्रति आर्थिक असंतोष पैदा हुआ। इसके कारण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। धीरे धीरे उसने भारतीयों का आर्थिक शोषण प्रारंभ करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। भारत का कच्चा माल वो ब्रिटेन ले जाने लगे सस्ते दामों में और वहाँ से महंगा तैयार माल वो भारत में ले आके बेचने लगे। इससे भारत का दोहरा आर्थिक शोषण शुरू हुआ। भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि उसी दौरान प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, प्लेग जैसी बीमारियां आ गई। इससे भी भारतीयों में एक तरीके से बहुत ज़्यादा आर्थिक असंतोष या आर्थिक कमी होने लगी। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होने लगे, गरीब होने लगे। तो उनके मन में क्या हुआ कि अंग्रेजों के प्रति एक नाराज़गी हुई। तो ये जो आर्थिक असंतोष था भारतीयों के मन में आर्थिक शोषण के कारण, यह भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का एक प्रमुख कारण है। अगला जो हमने कारण बताया वो है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा मतलब इसके जनक कौन थे भारत में? लॉर्ड मैकाले। इसका उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें, जिसके जरिए अंग्रेज भारतीयों को समझ सके और 1857 जैसी अगर कोई क्रांति फिर से होने वाली हो तो वो पता चल सके। तो वो चाहते रहे कि भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो अंग्रेजी शासन के अधीन रह के काम करे। तो इसके लिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया। तो ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार अंग्रेजों ने तो अपने हित में किया, लेकिन उससे भारतीयों में राजनीतिक चेतना भी आई। भारतीयों ने इस पाश्चात्य शिक्षा के जरिए मैजिनी, जो इटली का एक विचारक था, मिल्टन, बर्क, मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो और वाल्टेयर जैसे विचारकों के विचारों को जानने का अवसर मिला। इनके विचारों का जब भारतीयों ने अध्ययन किया तो भारतीयों के मन में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वराज जैसे भावों की उत्पत्ति हुई और इसने भी एक तरह से कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला जो कारण है भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य का योगदान। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में। जो भारतीय समाचार पत्र थे उसमें भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध लेख छपते थे जिसे भारतीय पढ़ते थे। तो उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा असंतोष होने लगा। उस समय के कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे जो अखबार जैसे दैनिक जागरण आज हो जाते हैं ना, उसी तरीके से उस समय भी अखबार निकलते थे जिसको समाचार पत्र कहते थे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे, जैसे उसमें कुछ का नाम क्या था बेटा? जैसे अमृत पत्रिका। क्या था? अमृत पत्रिका, मराठा, केसरी,
वॉइस ऑफ इंडिया, पायनियर, ये प्रमुख समाचार पत्र थे। और इसमें कुल मिलाकर कहा जाए तो उस समय पूरे देश में जो विभिन्न भाषाएं थी, भारत में बहुत सी भाषा बोली जाती थी, तो उन भाषाओं में लगभग 478 समाचार पत्र निकलते थे। कितने निकलते थे? 478 समाचार पत्र निकलते थे। और इसके जरिए भी भारतीय ब्रिटिश शासन के जो दमनकारी नीति थी उसको जानने का उनको अवसर प्राप्त होता था। और परिणाम क्या हुआ कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ता गया और राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बाद है लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन क्या था? उस समय का भारत में गवर्नर जनरल था। उसने भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। तो लॉर्ड लिंटन की जो दमनकारी नीति थी उससे भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति काफी गुस्सा था। उसने उस समय बहुत से ऐसे काम किए जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना या नाराजगी आई। जैसे उसने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विस में जो भर्ती होने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इंडियन सिविल सर्विस जैसे आईएएस होता है ना आजकल, आईएएस पीसीएस, उस समय इंडियन सिविल सर्विस कहते थे। तो उसमें क्या था कि जो परीक्षा होती थी तो पहले 21 साल का व्यक्ति उसमें परीक्षा देता था, अब उन्होंने उसको घटा के क्या कर दिया, 19 साल कर दिया। इससे भी भारतीयों के मन में असंतोष हुआ। इसी तरीके से 1877 में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया वो भारत आई और उनका जो है स्वागत किया गया, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों के मन में और असंतोष हुआ कि एक तरफ अकाल है, जनता भूखों मर रही है, और यहाँ ब्रिटिश शासन जो है महारानी का स्वागत समारोह कर रहा है। इसी तरह लॉर्ड लिंटन ने जो भारत के समाचार पत्र थे उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि अब ये लोग अपना अखबार नहीं छापेंगे। और इसके प्रतिबंध उसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करके लगाया। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में उसने लागू किया। क्या किया? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और उसने कह दिया कि अब, क्योंकि उसको वो जानता था कि इन समाचार पत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध बातें लिखी जा रही हैं, तो इसीलिए उसने कह दिया कि अब इसमें कोई भी समाचार पत्र नहीं छपेगा। लेकिन भारतीयों ने इसका बड़ा विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और अंत में लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड लिंटन के बाद आया, उसने इस एक्ट को रद्द कर दिया। तो इससे भारतीयों के मन में यह विश्वास आया कि हम अगर अंग्रेजों का शासन का विरोध मिलकर करेंगे तो अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदय का। इसके बाद जो एक प्रमुख कारण माना जाता है वो था आवागमन व संचार के साधनों का विकास। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने रेलवे बनाई, टेलीफोन, तार, इसकी सुविधा दी। तो इसका जब विकास हुआ, देश में सड़कों का जाल बिछा दिया, तो इससे क्या है, लोगों को आने जाने में क्या होने लगी, सुविधा होने लगी। पहले सड़कें नहीं थी पक्की, रेलवे नहीं था, रेलवे लाइन नहीं थी। तो अंग्रेजों ने यह तो अपनी सुविधा के लिए किया था ताकि उनकी सेना आसानी से पहुंच सके। लेकिन इससे क्या हुआ कि भारतीय भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन की भावना और तेजी से बढ़ने लगी, लोग एक दूसरे से जल्दी संपर्क में आने लगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का। तो इस तरह से हम निष्कर्ष रूप से देख सकते हैं कि ये जो प्रमुख कारण है, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में क्या की, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इसी के कारण आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है बेटा, तो ये पहला आज हमने प्रश्न क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कल फिर हम लोग तय करेंगे। ओके बेटा, ठीक।